हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो 12वीं क्लास में राजस्थान बोर्ड ने जो पेपर लिया था, आज अपन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। स्लाइड पर दिख भी रहा है आपको यहाँ पर। और बच्चों देखो, अपन निशान का टेस्ट सीरीज आयोजित करवाते हैं और उस टेस्ट सीरीज के ये मेरे पास 4 माइनर और 1 मेजर पेपर है, ठीक है। और ये राजस्थान बोर्ड का जो पेपर हुआ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12th का बोर्ड है, तो लगभग 90% क्वेश्चन, चाहे वो रिक्त स्थान का हो, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे वो एक लाइन वाला हो, इन हमारे निशान के टेस्ट सीरीज के अंदर से ही आया है। ये देखिए, इस पर कैमरे के सामने मैं आपको बता दूं बच्चों, इस पर जो हमने लगा रखा है कंप्लीट, अभी मैं आपको डेट वाइज बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो मेजर माइनर सब हमारे निशान के टेस्ट सीरीज और बुकलेट में से है, ठीक है। तो अपन उसका आज यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। निशान में नए वर्ष के नए सत्र के सारे प्रवेश चालू हो चुके हैं। आर्ट्स का, एग्रीकल्चर का, साइंस का, 10th, 9th, 8th सभी का, 11th, 12th सभी विषय हमारे पास है कॉमर्स के अलावा। तो आप निशान में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लें। जो नया सत्र है बच्चों अपना 2026-27 का, उसके अपने प्रवेश शुरू हो गए हैं। तो आप अतिशीघ्र पूरी मेहनत प्राप्त करने के लिए और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अतिशीघ्र निशान के अंदर प्रवेश लें, ठीक है बच्चों। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये तो है ही सही, 56 नंबर का अपना पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का अपना टाइम होता है। इंस्ट्रक्शन तो आपने सभी पढ़ी ली होगी, ये नॉर्मल चीजें आप सभी जानकार हो। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था बच्चों कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है। अब यहाँ उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, मृदा में पूछा है बच्चों, वायुमंडल में नहीं पूछा। तो मृदा में पूछा है तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 0.3। ये इसका सही उत्तर है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि स वाला इसका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान यहाँ पर बच्चों कौन सी है, ग्रेनाइट। कौन सी है, ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान जानते हो, उसमें अम्लीय वैरायटी 3 प्रकार की होती है, सामान्य, अम्लीय, बाष्मिक। तो यहाँ पर अम्लीय पूछी है बच्चों, तो अम्लीय आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट। मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर से पूछा गया है। ये हमने दिया था 31 जनवरी 2026 को मेजर के अंदर। पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है ये, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने दिया है, पहले प्रश्न का 4th नंबर का, और उसमें से यही क्वेश्चन हमने पूछा था और इसका सही जवाब बच्चों ने लिखा था। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, यहाँ पर इसका सही जवाब है 10:1। मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है ना बच्चों, वो 10:1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, सोयाबीन फसल हेतु उपयुक्त सहजीवी जीवाणु की प्रजाति है। ये बच्चों दूसरे पार्ट से सारणी से क्वेश्चन आया है और इसका सही जवाब क्या है, राइजोबियम जैपोनिकम। क्या जवाब है बच्चों, राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर, मोंटमोरिलोनाइट और साथ में जो है केवोलेनाइट, उसके फॉर्मूले हमने दिए थे। तो मोंटमोरिलोनाइट समूह की संरचना का सूत्र यहाँ पर हमने पूछा था। तो इसका जो सही जवाब था बच्चों, यहाँ पर आप देखो, Al4Si8O20OH4, ठीक है। ये वाला इसका अ वाला ऑप्शन सही था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, इलाइट समूह में सिलिका और एल्यूमिना परत का अनुपात होता है। तो इसका सही जवाब है 2:1। क्या है बच्चों, 2:1। अगला क्वेश्चन देखो, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता
या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का परिसर पूछा है तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ये बहुत इजी था बच्चों। निम्नलिखित में से क्षारीय आयन है, छोटी क्लास में पढ़ता हुआ आता है बच्चा। OH माइनस क्षारीय आयन कौन सा है? यहाँ पर OH माइनस दुर्बल क्षार का उदाहरण है, ये विज्ञान में पढ़ता है बच्चा। इसका आंसर है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार पूछा है उसने, ये तो दुर्बल अम्ल है। पाइराइट का सूत्र, ये हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। पाइराइट का सूत्र मैंने बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था और इसका आंसर है FeS2। ठीक है, ये हमारे निशान की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और ये हमने निशान की टेस्ट सीरीज में दिया था बच्चों। ये दिया था हमने माइनर सेकंड के अंदर, प्रश्न नंबर 1 का 4th 8 दिसंबर 2025 को जो हमने पेपर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अम्लीय मृदा सुधारक का उदाहरण है तो इसका सही जवाब है डोलोमाइट, क्योंकि चूना होता है डोलोमाइट और अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए अपन चूने का ही प्रयोग करते हैं, तो एज डोलोमाइट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो बच्चों, निम्नलिखित में से पौधों में अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व है, क्लास में याद करवा रखा था मैंने बच्चों को, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या है भैया? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखो, एमाइड उर्वरक का उदाहरण टेस्ट सीरीज में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, यूरिया बोला था। यूरिया से कुछ न कुछ हर साल पेपर में निश्चित आता है। इस बार एमाइड पूछ ले, NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, तो एमाइड उर्वरक कौन है बच्चों? यार यूरिया। ये देखो, ये हमने रिक्त स्थान में दिया था, बहुत सारे हैं उनमें हमने केवल ये दिया था। फसलों में मोनोक्रोटोफास 36SL के प्रयोग के पश्चात की प्रतीक्षा अवधि पूछी थी बच्चों, तो इसका आंसर है 10 दिन। ध्यान रखना बच्चों, ये भी हमने टेस्ट सीरीज में दिया था और इसका आंसर है यहाँ पर 10 दिन। और देखो डेट में आपको बता दूं, मैंने इसे दिया था बच्चों को, ये क्वेश्चन जो दिया गया था ये हमने इसे बच्चों रिक्त स्थान के अंदर दिया था और इसने ये ऑप्शन में पूछ दिया। ये हमने दिया था मेजर का प्रश्न नंबर 2 का 7वां प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थल है, ये मैंने थोड़ा उल्टा दिया था, मैंने दिया था अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम, तो फिर उसका आंसर क्या था बच्चों? ट्रिप्सिन। तो यहां उसने ट्रिप्सिन ऊपर दे दिया, तो फिर जवाब क्या होगा? अग्नाशयी रस। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पिरिमिडिन क्षारक है? तो भैया साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीनों पिरिमिडिन क्षारक है, क्योंकि प्यूरिन में कौन आता है? एडिनिन और ग्वानिन। तो फिर इसका सही जवाब क्या हो जाता? उपरोक्त सभी। ठीक है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशतता, ये 2025 का रिपीट कर दिया उसने, 7.29%। बता रखा था मैंने जब पेपर सॉल्व करवाया था। उसके बाद देखो, दूध में प्रोटीन में कैसिन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है 80 इसका सही जवाब था बच्चों। तो ये ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन हो गए 18। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। ये पहले चैप्टर से था, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम, बहुत इजी है क्योंकि सोलम का मतलब होता है फर्श। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर ये नाइट्रो जो है क्वेश्चन है ना, ये नाइट्रीकरण से, और नाइट्रीकरण की सेकंड वाली समीकरण है भाई। फर्स्ट वाली तो नाइट्रोसोमोनास करता है, पर सेकंड वाला नाइट्रोवेक्टर करता है। यहाँ पर नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल रहा है, तो इसमें क्या आना था भैया? नाइट्रोवेक्टर। ये नाइट्रीकरण का प्रोसेस जो 2 प्रक्रमों में होता है ना, तो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या है बच्चों? नाइट्रोवेक्टर। ये हमने दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर, ऑप्शन में दिया था मेजर के अंदर। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं? तो इसमें लिखना था बच्चों संसर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
मृदा पीएच का मान 8 होने की स्थिति में पीओएच का मान, ये बहुत इजी था, बच्चों को बढ़िया तरह क्लास में याद करवा रखा था कि पीएच और पीओएच का योग 14 होता है। अब बच्चों उसने पीएच का मान 8 दे दिया तो 14 में से 8 माइनस कर दो तो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो कितना इजी, 6। जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है भैया, ये भी आपको याद करवा रखा था क्लास के अंदर, 23.2%। प्रतिशत तो उसने दे दिया तो 23.2 लिखना था। ये थोड़ा सा सबको दिक्कत दिया राजस्थान में इस क्वेश्चन में, ये चैप्टर नंबर 9 की सारणी से पूछा था। डाई अमोनियम फॉस्फेट में कैडमियम की मात्रा 109 ppm, 109। ये आपके गलत नहीं हुआ, घबराओ मत, तो ये लगभग राजस्थान में सभी बच्चों के गलत हुआ है मोस्टली, ठीक है, 109 ppm। उसके बाद ये हमने दिया था पानी में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक अगर फ्लोराइड हो जाएगा तो बच्चों कौन सी बीमारी, फ्लूओरोसिस। ये लिख दिया होगा हमारे निशान के सभी बच्चों ने। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र दिया था ये क्वेश्चन भी बच्चों मैंने, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O(N). ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से आया, CH2O(N). एक क्षार तथा एक शर्करा के अणु को संयोजित रूप से, ये भी हमारे निशान टेस्ट सीरीज में से छपा है, न्यूक्लियोसाइड भैया, न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने रिक्त स्थान में दिया है और आप देखो बोर्ड ने भी इसे रिक्त स्थान में पूछा है। एजिटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग मैंने ऑप्शन में दिया था, इसमें बच्चा आप अधरलनी भी लिख सकते हो, खाद्यान्न भी लिख सकते हो, कोई एक खाद्यान्न फसल का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मक्का लिख सकते हो, गेहूं लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाएंगे। अब देखो बच्चों, औषधि चट्टान के 2 उदाहरण पूछे थे पेपर ने, तो इसमें क्या लिखना था, एक तो चूना पत्थर और एक लिखना था बच्चों बालू पत्थर। आप इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। उसके बाद अमीनीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो इसमें अगर आपने परिभाषा भी लिखी होगी ना तो नंबर मिल जाएंगे आपको। वैसे अमीनीकरण में आपको पता है कि प्रोटीन अथवा अन्य जो जटिल नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वो एंजाइम के द्वारा बच्चों, अमीनीकरण मतलब अमीनो अम्ल, यानी कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलती है। तो आप अगर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दोगे ना, मेरी बात सुनो, कि भाई प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अमीनीकरण की परिभाषा में भी मिल जाएगी, घबराना नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, अकार्बनिक कोलाइड का कोई एक उदाहरण। अरे भाई, जो सिलिकेट क्ले होती है जिसमें मोंटमोरिलोनाइट आता है, जिसमें केओलिनाइट आता है, जिसमें इलाइट आता है, ये सब क्या है, ये अकार्बनिक कोलाइड ही है। भाई कार्बनिक कोलाइड में तो केवल ह्यूमस आता है, ठीक है, तो कोई भी एक नाम अगर आप लिख दोगे जिसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। मृदा की प्रतिशत व संतृप्तता ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना था, V बराबर S/T इंटू 100। देखो V बराबर S/T इंटू 100। विनिमयशील भास्मिक आयन अपॉन कुल धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100। ये अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों ने तो इसे डायरेक्ट लिख दिया होगा कि जो है संकीर्ण, यानी कि अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो आपको मैंने बोर्ड पर बता दिया है। ये कुल विनिमयशील भस्म आयन बटा कुल धनायन विनिमय क्षमता
इंटू 100। ये हमारी किससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था बच्चों, और कब दिया था तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बता भी देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो हमने दिया था, ये दिया था बच्चों माइनर सेकंड के अंदर 8 दिसंबर 2025 को, प्रश्न नंबर 3 का 4th। सेम क्वेश्चन छपा है टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों। उसके बाद देखो आप अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में मृदा के पीएच परिसर 7 से 8 के मध्य सर्वाधिक उपलब्धता होने वाले कोई 2 पोषक तत्व। तो भैया कुछ पोषक तत्वों को छोड़ दो जो अम्लीय पीएच पर पौधा ग्रहण करता है, बाकी अधिकांश पोषक तत्व, जैसे आप कैल्शियम लिख सकते हो, जैसे आप मैग्नीशियम लिख सकते हो, जैसे आप सल्फर लिख सकते हो, जैसे आप नाइट्रोजन लिख सकते हो, जैसे आप फास्फोरस लिख सकते हो। बस आप वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन वगैरह नहीं लिख सकते, आयरन वगैरह वो नहीं लिख सकते। बाकी तो आपने मुख्य पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व, जो गौण पोषक तत्व है, उनमें से कोई भी 2 लिख दिए होंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा है बच्चों, NH4 2SO। ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी के कोई 2 उदाहरण पूछे बच्चों, मेलाथियोन है, पैराथियोन है, फोरेट है, ये लिखना था वहां पर। DDT BSC बच्चों क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो नहीं आएंगे इसमें मेलाथियोन, पैराथियोन, फोरेट वगैरह उनमें से कोई भी 2 अपन लिख सकते थे। मृदा प्रदूषण का कोई एक दुष्प्रभाव बताइए, तो ये तो अपन मन से भी बता सकते हैं। अरे भाई, मृदा प्रदूषण के कारण आज मिट्टी का उपजाऊपन पूरी तरह नष्ट हो रहा है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे अवांछित पदार्थ जब मिल रहे हैं तो उसका उर्वरा शक्ति को वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, बस ये लिखना था वहां पर। लाइसिन की संरचना व संक्षिप्त नाम में ही नंबर मिल जाएंगे बच्चों आपको, LYS या K, इसमें से ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद मृदा में राइजोबियम कल्चर की नाइट्रोजन स्थिर मात्रा, इसका आंसर है बच्चों 50 से 100 किलोग्राम पर हेक्टर। 11वें पार्ट से लिया गया था, 50 से 100 किलोग्राम पर हेक्टर। अगला प्रश्न देखो भैया, खंड ब आ गया बच्चों, मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित कीजिए। पहले चैप्टर का बड़ा सीधा प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पता है ना, मिट्टी का जब अपन काट करेंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ा काट बच्चों, तो मिट्टी के अंदर अपने को विभिन्न रंगों की परतें नजर आएगी, जिनको अपन बोलेंगे संस्तर। क्या बोलेंगे? संस्तर। और ये सभी संस्तर मिलकर जिस परिच्छेदिका को बनाते हैं, ये सभी संस्तर मिलकर जिस परिच्छेदिका या प्रोफाइल को बनाते हैं, उसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। लिख दिया होगा आपने, दैट्स अ वेरी इजी, डेढ़ नंबर का आया था बच्चों। अब आप देखो अगला क्वेश्चन, मृदा में कार्बन, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन अनुपात को सूत्र द्वारा परिभाषित कीजिए। अरे भाई, मृदा के अंदर जितना कार्बन होता है और मृदा के अंदर जितना नाइट्रोजन होता है, तो उसका जो अनुपात होता है ना, उसको कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ये लिखना था बच्चों वहां पर, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का सूत्र ये लिखना था, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा। देखो उसका सूत्र क्या लिखना था बच्चों, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटा मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, ये लिखना था बच्चों, मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा। मृदा में ह्यूमस का महत्व बताना था, हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा था बच्चों। अब मृदा में ह्यूमस के महत्व को अपन क्या बताएंगे, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है, मृदा ताप स्थिर बना रहता है, या इसमें आपको पता है ह्यूमस के प्रभाव से मृदा की उभय प्रत्यारोपण क्षमता बढ़ जाती है,
उसकी धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। आप अपने मन से लिख सकते थे वहां पर, ह्यूमस जब मिट्टी में ज्यादा होगा बच्चों तो उसमें जीवाणुओं की वृद्धि ज्यादा होगी, वायु का संचार ज्यादा होगा, पौधों की वृद्धि बढ़िया होगी। ये अपन ह्यूमस के बारे में लिख सकते थे। ये सेम हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा का ऐसा ही दिया था मैंने, आयन विनिमय किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। तो भैया विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर अधिशोषण। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों के पारस्परिक अधिशोषण को कहते हैं आयन विनिमय। और ये दो प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। देखो 1.5 नंबर में बहुत सीधी चीज पूछी थी, उभय प्रतिरोध क्षमता, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था भैया। उभय प्रतिरोध क्षमता का मतलब है पीएच में परिवर्तन का विरोध करने वाली क्षमता। ध्यान रखना, आज मृदा की उभय प्रत्यारोधन क्षमता ज्यादा होगी ना तो उसकी पीएच में आसानी से परिवर्तन नहीं होगा। और आप अगर ऐसे लिखे ना कि पीएच में परिवर्तन का विरोध करने वाली क्षमता को उभय प्रत्यारोधन क्षमता कहते हैं, दैट इज राइट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा था, अभी डेट वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको। लवणीय और क्षारीय मृदाओं में कोई 3 अंतर बताने थे भैया। इसमें लिख देना था बच्चे को कि जैसे लवणीय मृदा होती है बच्चों, तो लवणीय मृदा में क्या होता है, विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। इसकी विद्युत चालकता कितनी, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक, जबकि इसकी कम। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता बच्चों, इसमें 15% से कम और इसमें ज्यादा। ठीक है, इसका पीएच 8.5 से अधिक, और सॉरी इसका पीएच 8.5 से कम और इसका पीएच 8.5 से अधिक। और भी अपने हिसाब से आप अंतर दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लवणीय मृदा की जो पीएच होती है बच्चों वो 8.5 से कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। इसकी ESP 15% से कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और इसमें जो है 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक विद्युत चालकता इसकी कम। ठीक है बच्चों, पौधों में फास्फोरस के कोई 3 कार्य आप लिख सकते थे। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती है, पौधा लंबे समय तक खड़ा रहने की स्थिति में आ जाता है, ये लिख सकते थे। और भी आप अपने हिसाब से जो कार्य आपको याद है वो दे दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अरे भाई ये किसान खाद है केन, और इसके 3 गुण लिखने में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं भैया। ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसका आप अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं पर उपयोग कर सकते हैं। और भैया इसमें इसका सभी प्रकार की फसलों पर उपयोग किया जा सकता है। देखो ये 3 गुण लिखने थे, उदासीन प्रकृति का होता है, सभी प्रकार की फसलों पर इसको काम में लिया जा सकता है, और इसका प्रयोग अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि भैया ये उदासीन प्रकृति का होता है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि पौधों की वृद्धि पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। अरे मन से लिखे होंगे जिसमें भी नंबर मिल जाएंगे। आज वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, पौधों के जो रंध्र होते हैं ना पत्तियों के, वो बंद हो जाते हैं। और आपको पता है रंध्र के द्वारा पौधा शोषण करता है, आपको पता है रंध्र के द्वारा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तभी तो सड़कों के किनारों के जो पौधे होते हैं ना, देख लेना कभी भी उनकी पत्तियां पीली पड़ी रहती है। आज वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा क्या करती है बच्चों, पौधों को जला देती है, ये भी आप लिख सकते हो। आज अम्लीय वर्षा हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, पौधे जल रहे हैं। उसी प्रकार से देखो CO2 की मात्रा बढ़ गई वायु प्रदूषण के कारण, तो फूल आने में देरी हो गई, देरी, फूल पौधे में देर से आते हैं।
कुल मिलाकर आप लिख सकते हो फसल का उत्पादन कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, दूध का आपेक्षिक घनत्व और अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिखना था। ये प्रैक्टिकल से संबंधित मैटर से दे दिया सामने वाले ने। प्रैक्टिकल जो करते हैं आप एजी केमिस्ट्री का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया बच्चों। 1 + CLR अपॉन 1000, 1 + CLR बटा 1000। ये तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है भैयाओं। और उसी प्रकार से NaOH की प्रयुक्त मात्रा इंटू 0.01। देखो NaOH की प्रयुक्त मात्रा इंटू 0.01 बटा दूध की मात्रा इंटू 100। ये अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। अब जो भी बच्चा इनमें से एक भी लिखाया होगा तो उसको 3/4 नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो फिर वहां पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ये आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और ये अम्लता प्रतिशत। ठीक है भैयाओं, आगे चले। ये खंड स, ये सेम क्वेश्चन मैंने बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया था और हमारे विद्यार्थियों ने किया भी यही है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु भौतिक जल तकनीक विधि का वर्णन 3 नंबर का सेम डिट्टो आया है भैयाओं। ये हमने हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में मेजर के अंदर प्रश्न नंबर 14 का अथवा क्वेश्चन है जो 31 जनवरी 2026 को मैंने पूछा था। सेम यही पूछा था, लवणीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु भौतिक और जल तकनीक विधि का वर्णन कीजिए। 3 विधियां पूछी थी बच्चों से मैंने। आप देखो इसमें जैसे मृदा की सतह को खुरच कर, निक्षालन खाई खोद कर, विलेय लवणों को ऊपरी सतह से हटाकर अपने हिसाब से दे सकते थे भैयाओं। मृदा के ऊपर की सतह को अपन खुरच लेंगे, निक्षालन के द्वारा लवण को नीचे भेज देंगे, ठीक है। ऊपरी सतह के लवणों को पानी से बहा देंगे। इन विधियों का आपको वहां पर थोड़ा सा डिटेल लिख कर आना था। और इस बार मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर के अंदर आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें जैसे अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा रखा था कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं का जैविक सुधार, तो इसमें आप सीरा और प्रेसमड का दे सकते थे, इसमें आप गोबर की खाद का दे सकते थे, इसमें आप खटाली खरपतवार का दे सकते थे, इसमें आप हरी खाद का दे सकते थे। ये सब इसके अंदर आने थे। वैसे अपने विद्यार्थियों ने मोस्टली ये वाला ही किया है। उसके बाद ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से कंप्लीट छपा है बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटास, संगठन गुण और अभिक्रिया, और डाई अमोनियम फास्फेट का संगठन गुण और अभिक्रिया। म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है भैयाओं? म्यूरेट ऑफ पोटास होता है MOPKCl। इसमें नमी होती है 0.5%, K2O 60% होता है और Na 3.5%। और बच्चों जल में शीघ्र घुलनशील होता है, उसके बाद मोटा होता है, बारीक क्रिस्टलीय कण होता है, दानेदार रूप में बाजार में मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर देनी थी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% K2O होता है, दानेदार रूप में बाजार में मिलता है। ये आप इसके गुणों के अंदर दे सकते थे, ये अपन वहां पर लिख सकते थे बच्चों। नमी की मात्रा इसमें 0.5% होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी मृदा में अभिक्रिया दे सकते थे अपन K+ और Cl- में। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना KCl होता है, तो जैसे आप इसको मिट्टी में मिलाओगे तो ये K+ और Cl- में टूट जाएगा
और ये K प्लस के बच्चों धनायन है, तो ये मृदा कणों का जो ऋणायन का मामला है ना, उनके ऊपर जाकर अधिशोषित हो जाएगा और फिर मिट्टी को मिलता रहेगा। ठीक है, और इसका आप अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट, ये कौन है बच्चों? DAP। इसमें नमी होती है 1%, 18% इसमें नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फास्फोरस होता है। ये मैंने बच्चों को विशेष रूप से बताया भी था। इसमें जो नमी होती है बच्चों, नमी 1%, नाइट्रोजन कितनी होती है इसमें? 18%, और फास्फोरस कितना होता है बच्चों? 46%। और DAP का भी किसान बहुत यूज करता है, आपको पता है। दानेदार रूप में बाजार में मिलता है साहब, ये भी दानेदार रूप में बाजार में मिलता है, ध्यान रखना। जल में घुलनशील होता है, 18% नाइट्रोजन होती है बच्चों। इसका भी अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं में यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। कम और शुष्क दोनों मृदाओं के अंदर उपयोगी है। अब इसको भी मिट्टी में डालने से क्या होगा कि NH4 आयन बनेंगे जो मिट्टी के कणों पर जाकर अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, दूध को परिभाषित करते हुए इसके संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया उसने 12वें चैप्टर से। मुझे तो उम्मीद थी थोड़ा सा टिपिकल देगा, जैसे दूध का कोई उत्पाद दे सकता है, पास्तुरीकरण की विधियां दे सकता है, पर वो नहीं की उसने। ये बहुत इजी दे दिया। दूध क्या होता है साहब? जो स्तनधारी होते हैं उनकी दुग्ध ग्रंथियों से स्त्रावित वह तरल पदार्थ जो शिशुओं को पोषण के लिए प्राप्त होता है या उनकी दुग्ध ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। अब दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों में आप लिख सकते थे, जैसे पशुओं की आयु दे सकते थे, उसका डिटेल लिख सकते थे। जैसे पशुओं की जाति दे सकते थे, उसका डिटेल लिख सकते थे। उसी प्रकार से बच्चों जलवायु का प्रभाव लिख सकते थे, बीमारियों का प्रभाव लिख सकते थे, व्यायाम लिख सकते थे। ये सब आपके दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक है। विपणित दूध क्या होता है भैयाओं? पूरी तरह संस्करित एवं सुरक्षित दूध होता है जो सीधे बाजार में लाया जाता है उपभोक्ताओं को देने के लिए। और इसके प्रकारों में जैसे बच्चों आप मानकीकृत दूध का लिख सकते थे, टोन दूध का लिख सकते थे, डबल टोन दूध का लिख सकते थे, रचित दूध, पुनर्रचित दूध, ये सब इसके प्रकार है जिसमें आपको उनकी परिभाषा, साथ में उनमें वसा की मात्रा और वसा की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है वो वहां पर आप उसका दे सकते थे। पादप पोषक तत्वों को परिभाषित कीजिए भैयाओं। पादप पोषक तत्वों का मतलब क्या होता है कि ऐसे पोषक पदार्थ या ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि और पौधों के उपापचय में सहायक होते हैं, उनको कहते हैं पादप पोषक तत्व। और बच्चों ये हमने टेस्ट सीरीज में दिया था, पादपों में पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रिया विधि का विस्तृत वर्णन करना था। तो इसमें क्या होता है भैयाओं कि जो ठोस कण होते हैं ना, तो ठोस कणों से पहले वो पोषक तत्व विलयन में आएंगे, विलयन प्रावस्था से। ठीक है बच्चों, फिर विलयन प्रावस्थाओं से वो जड़ के करीब आएंगे, जड़ के पृष्ठ पर आएंगे, फिर जड़ से वो जड़ों के अंदर जाएंगे, फिर जड़ों के अंदर से वो पत्तियों में कैसे जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको वहां पर लिखना था। जैसे ठोस अवस्था से विलयन प्रावस्था में कन्वर्ट होंगे, फिर विलयन प्रावस्था से बच्चों वो जड़ पृष्ठ पर आएंगे, तो जड़ पृष्ठ पर वो कैसे आएंगे, जैसे संति प्रवाह लिखना था आपको, जड़ अप्रोदन लिखना था, विसरण लिखना था, फिर उधर उसमें जड़ों के अंदर जैसे वो जाएंगे तो निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण के बारे में लिखना था। बड़ा लंबा प्रोसेस था, पर वो सब हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा। ठीक है, वो इसके अंदर देना था। उसके बाद लाभदायक पोषक तत्वों से क्या अभिप्राय है? अरे भाई, लाभदायक पोषक तत्वों की मात्रा पौधे को बिल्कुल कम मात्रा में होती है, और फाइनली ये भी पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।
और इसके अंतर्गत बच्चों लाभदायक पोषक तत्वों के अंतर्गत आप देखो इसमें जो आते हैं एल्यूमिनियम, आयोडीन, क्रोमियम, आर्सेनिक। देखो एल्यूमिनियम, आयोडीन, क्रोमियम और आर्सेनिक। और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बहुत इजी है, मिट्टी का पीएच ले सकते हैं आप, उसके अंदर भाई कुछ 6 से 8 के बीच में प्राप्त होते हैं, कुछ अम्लीय मृदाओं में घुलनशील होते हैं। पैतृक पदार्थ ले सकते हैं बच्चों, अगर चट्टानों के अंदर पहले से पोषक तत्व ज्यादा है तो फाइनली उनसे जो मिट्टी बनेगी उस मिट्टी में भी पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें दे सकते हैं मृदा आयु, मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा आयु में क्या है भैया, मृदा आयु अगर मान लो बहुत पुरानी मिट्टी है तो किसान लगातार खेत में खेती करेगा तो उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। नई मिट्टी है उसमें ज्यादा पोषक तत्व रहेंगे। कार्बनिक पदार्थ मतलब जीवांश पदार्थ, अगर जीवांश पदार्थ ज्यादा होंगे तो ह्यूमस ज्यादा होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा तो फाइनली उसमें पोषक तत्व ज्यादा रहेंगे। सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे तो वहां भी पोषक तत्व ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक थे भैया। जैविक खाद, ये चैप्टर नंबर 11 से था। जैविक खाद को परिभाषित करते हुए या परिभाषित कीजिए। अरे भाई ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश होता है उसको कहते हैं जैविक खाद। जैसे आप इसमें हरी खाद ले सकते हैं, जैसे आप इसमें गोबर की खाद ले सकते हैं, जैसे आप इसमें कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, जैसे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद ले सकते हैं। ये सब जैविक खाद में आएगी बच्चों। मृदा पर इसका प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करना था, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा था। मृदा के भौतिक गुणों पर, मृदा के रासायनिक गुणों पर और मृदा के जैविक गुणों पर इसका प्रभाव बताना था। भौतिक गुण में जैसे जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी, वायु संचार में वृद्धि हो जाएगी, मृदा की संरचना दानेदार हो जाएगी, ये अपन उसके अंदर दे सकते। रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे साहब, मृदा के अंदर जैसे मान लीजिए केमिकल इफेक्ट क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, ये अपन उसके अंदर दे सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे बच्चों इसमें जैविक में क्या होगा कि जितने भी सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं ना उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। नाइट्रीकरण जल्दी होगा, विनाइट्रीकरण जल्दी होगा। ये अपन यहाँ पर तीनों गुणों पर होने वाले प्रभाव के 2-2, 3-3 बिंदु वहां पर लिख देंगे जिसमें अपने को नंबर मिल जाएंगे पूरे। उसके बाद इसके अथवा में हरी खाद वाला भी क्वेश्चन आया था भैया। अविच्छेदित जो हरे पदार्थ होते हैं या जो हरे पौधे होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, पहले उगाया जाता है खेत में, और उगाने के बाद फिर जब हल होता है ना उस हल से उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उससे जो खाद बनती है वो कौन सी होती है, हरी खाद। और पेपर ने पूछा है इसे बनाने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भैया इसे बनाने की 2 विधियां हैं, एक तो हरी खाद बनाने की C2 विधि, कौन सी विधि, C2 विधि, और एक हरी पत्तियों से हरी खाद। इसमें ये 2 लिखनी थी बच्चों, एक तो हरी खाद की C2 विधि और एक हरी खाद की पत्तियों से हरी खाद। C2 विधि में क्या होता है, वही जैसे ढेंचा है, ग्वार है तो उनको उगा दिया जाएगा, जब उनमें फूल आ जाए या फूल नहीं भी आए तो उसी समय क्या होगा कि हल चलाकर उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाएगा, बस वो होगी C2 विधि। इसमें क्या होगा, हरी पत्तियों से हरी खाद एक मिट्टी में उनको उगाया जाएगा, वहां से उसे दूसरी मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और इस विधि को कहां पर अपनाया जाता है, जहां पर पानी की कमी होती है। तो बच्चों ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पूरा मेजर पेपर जो था, पूरा आपका बोर्ड का पेपर था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आपको डेट वाइज एक चीज बता देता हूं बच्चों, देखो जो परीक्षा में किस प्रकार से कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप
पहले का जो तीसरा, ध्यान दो बच्चों, पहले का देखो इधर, पहले का तीसरा, पहले का जो तीसरा प्रश्न आया है भैया, ये हमारे मेजर में से आया है। कहां से बच्चों? मेजर में से, हमारी टेस्ट सीरीज के मेजर में से, जो हमने 31/1/2026 को लिया था। और ये था पहले का, तुम्हारे बोर्ड का तो पहले का तीसरा था, पर हमारे पेपर का पहले का चौथा था। उसके बाद देखो पांचवा प्रश्न जो बोर्ड पेपर में आया, पहले का पांचवा, ये हमारे निशान की टेस्ट सीरीज में से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो हमने पहला माइनर पेपर लिया था। कब लिया था भाई? 16/11/2025 इसमें लिया था, माउंट मॉरिलोनाइट का संरचना सूत्र। उसके बाद बोर्ड का छठा प्रश्न बच्चों, बोर्ड का छठा प्रश्न, ये भी 16/11/2025 वाले पेपर में से आया है, ठीक है। और हमारे पेपर में इसमें था प्रश्न नंबर 3 का 8वां। विद प्रमाण बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको डेट वाइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन हमने दिया था बोर्ड का जो आया था ऑप्शन में, कौन सा? 7वां। ये कब आया था बच्चों? ये हमने दिया था 16/11/2025 को ही दिया था, इसी डेट पर। और ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का जो है 7वां, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, ऑप्शन वाले भी इतने सारे मिल गए भाई। ऑप्शन में देखो जो बोर्ड का 10वां प्रश्न था पहले का, ठीक है, ये हमने कब दिया था बच्चों? 8/12/2025 वाले पेपर में दिया था। पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न यही था, पाइराइट का सूत्र माइनर सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का जो आया कौन सा? 13वां प्रश्न हमने कब दिया भाई? 31 जनवरी वाले पेपर में, एमाइड उर्वरक का उदाहरण। उसके बाद देखो मेजर का अगला प्रश्न, बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था 14वां ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आया था, ये हमने मेजर के अंदर दिया था बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का 7वां। कितनी तारीख को? 31 तारीख वाले पेपर। देखो कितना मिलान है भैया। अगला प्रश्न जो आया बोर्ड का कौन सा? 15वां, ऑप्शन ही चल रहा है अभी तो। 15वां कौन सा आया भाई? 15वां। तो 15वां हमने कब दिया था? माइनर 4 के अंदर प्रश्न नंबर 1 का 14। चेक कर ले बोले आप, बिल्कुल कंप्लीट यही बैठे हैं अपने। 4 जनवरी को आता है ये पेपर अपना। उसके बाद देखो अब ये तो ऑप्शन वाले हो गए भाई, कौन से हो गए? ये तो ऑप्शन वाले हैं। अब अपन रिक्त स्थान वाले देखें। देखो आप, तभी तो कह रहा हूं 90% पेपर अपने निशान की टेस्ट सीरीज का कंप्लीट छपा है। अगला प्रश्न देखो, रिक्त स्थान का जो बोर्ड ने तीसरा प्रश्न दिया भैया, रिक्त स्थान यहां लिख दूं मैं। रिक्त स्थान का जो बोर्ड ने तीसरा प्रश्न दिया, ठीक है, ये हमने कब पूछा था? मेजर में। मेजर में पूछा था 31 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026। और ये कौन सा था बच्चों? हमने पूछा था प्रश्न नंबर 1 का छठा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, रिक्त स्थान का चौथा प्रश्न, ये हमने कब पूछा था? माइनर 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान का बच्चों ये 8/12/2025 को पूछा था, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान का बोर्ड ने कौन सा पूछा? 7वां। ये हमने कब पूछा? 18/12/2025 को, सेम डिट्टो छपा है। उसके बाद रिक्त स्थान का 8वां, देखो क्रम से चल रहा है मामला। जो बोर्ड ने रिक्त स्थान का 8वां पूछा ना बच्चों, ये हमने माइनर 4 को 4/1/2026 को दूसरे का पहला पूछा, ठीक है। उसके बाद देखो 9वां, रिक्त स्थान का 9वां हमने कब पूछा? सेम डिट्टो छपा। ये हमने पूछा बच्चों 4 जनवरी 2026 वाले पेपर में।
रिक्त स्थान ही हमने पूछा, पेपर ने भी रिक्त स्थान ही पूछा। उसके बाद रिक्त स्थान का 10वां देखो क्रम से मिल रहे हैं। रिक्त स्थान का 10वां बच्चों हमने 31 जनवरी 2026 को मेजर में पूछा। ये रिक्त स्थान का भी हो गया साहब। अब तीसरे पर चलते हैं अपन, इसको भी मिटा देता हूं मैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन अपने बच्चों कंप्लीट छपे हैं। अब एक लाइन वाले में आ जाते हैं भैया। एक लाइन का दूसरा प्रश्न यानी कि तीसरे का दूसरा प्रश्न जो बोर्ड ने पूछा अमीनीकरण, ये हमने कब पूछा? 31 जनवरी 2026 को मेजर पेपर में। हमारा क्रमांक क्या था? प्रश्न नंबर 3 का 4। ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न रिक्त स्थान का 4 एक लाइन का 4 जो बोर्ड ने पूछा, हमने ये माइनर 2 के अंदर पूछा था 8/12/2025 को प्रश्न नंबर 3 का 4। ठीक है। उसके बाद एक लाइन वाला जो बोर्ड ने बच्चों 6 पूछा ना, ये हमने माइनर 3 के अंदर 18/12/2025 को पूछा था। ये तीसरे के चल रहे हैं बोर्ड के। ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप, अब बच्चों खंड ब में आ जाते हैं। देखो खंड ब के अंदर आ जाते हैं। इसमें देखो पहला ही प्रश्न चौथे नंबर पर बोर्ड ने पूछा, हमने इसे 16/11/2025 को पूछा था। उसके बाद देखो बच्चों छठा प्रश्न देखते चलो, ये माइनर फर्स्ट में हमने 16/11/2025 को पूछा था। उसके बाद 7वां प्रश्न ये हमने माइनर सेकंड में 8/12/2025 को पूछा था। देखो क्रम से चल रहा है, निशान की टेस्ट सीरीज से मिला हो पेपर। 8वां प्रश्न बोर्ड का ये हमने माइनर सेकंड में 8/12/2025 को पूछा। उसके बाद 9वां प्रश्न बच्चों ये भी हमने माइनर सेकंड के अंदर 8/12/2025 को पूछा। उसके बाद देखो 10वां प्रश्न ये हमने मेजर के अंदर पूछा 31 जनवरी 2026 को। उसके बाद 11वां प्रश्न ये हमने माइनर थर्ड के अंदर पूछा 18/12/2025 को। आप देखो 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो खंड ब के अंदर बोर्ड ने दिए ना, डिट्टो हमारी टेस्ट सीरीज में से क्रम से ये देख लो। ठीक है। ये खंड ब हो गया भैया। अब खंड स पर चले। देखो आप खंड स, खंड स में बच्चों छठे चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था ना, प्रश्न नंबर 14 बोर्ड का, प्रश्न नंबर 14 3 नंबर का, ये हमारे मेजर में से जो हमने कितनी तारीख को लिया 31/1/2026, ये हमारे मेजर में से प्रश्न नंबर 14। मेजर का भी प्रश्न नंबर 14 ही था। देखो आप क्रमांक भी चेंज नहीं हुआ, बोर्ड का भी 14 ही था। सेम यही क्वेश्चन था, लवणीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु भौतिक और जल तकनीक विधि का वर्णन। ऊपर वाला, नीचे वाला तो नहीं है, जो नहीं आता वो भी कहते हैं। ऊपर वाला है हमारा कंप्लीट। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोर्ड का, ये भैयाओं हमारे प्रश्न नंबर 11 हमने जो दिया था, कब दिया था 18/12/2025 को, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP उसमें से आया है। और इसके जो नीचे वाला था ना बच्चों, नीचे वाला ये प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 दिया हमने, ये प्रश्न नंबर 8 और ये भी, ये दोनों क्वेश्चन माइनर थर्ड में से। और ये प्रश्न नंबर 8 नीचे वाला कौन सा, डाई अमोनियम फास्फेट, ये भी 18/12/2025 वाले पेपर में से आया है। ठीक है। उसके बाद देखो दूध की परिभाषा पूछी थी हमने, पूरा नहीं पूछा। दूध की परिभाषा 4 जनवरी 2026 वाले पेपर में दी थी, प्रश्न नंबर 16। और बच्चों प्रश्न नंबर 17 जो हमने
बोर्ड का जो प्रश्न नंबर 17 है ये हमारे दो पेपर का मिला हुआ रूप है, एक तो 18/12/2025 वाले पेपर का और एक 31 जनवरी 2026 वाले पेपर का। ये कौन सा वाला है बच्चों? माइनर थर्ड और ये मेजर। इन दोनों में हमने ये पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन दे रखा था। पादप पोषक तत्वों को परिभाषित कीजिए और पादपों में पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। हमने इसको भागों में बांट कर दिया था। अथवा में लाभदायक पोषक तत्व हमने नहीं दिए, लेकिन इसके पीछे का जो था पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक ये हमने माइनर थर्ड में ही पूछे थे 18/12/2025 को। ठीक है बच्चों। और बोर्ड का जो अंतिम क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो आया था भैया, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने दिया था ये दिया था जैविक खाद वाला, मृदा पर प्रभाव वाला। ये हमारे मेजर का बोर्ड का कौन सा? 18वां। ये हमारे मेजर का था बच्चों प्रश्न नंबर 17। ठीक है। और ये कब? 31/1/2026 को जो हमने लिया था। अथवा वाला हमने हरी खाद को परिभाषा जरूर पूछी थी, पीछे का पोर्शन अपना मिला नहीं, लेकिन ये भी माइनर 4 का प्रश्न नंबर 7 था बच्चों। ये हमने 4 जनवरी 2026 को पूछा था। इतनी सारी चीजें अपनी राजस्थान बोर्ड की कंप्लीट हमारे निशान के टेस्ट सीरीज के पेपर में से आई है बच्चों। ये हमारे निशान के टेस्ट सीरीज के जो 5 पेपर है, 4 माइनर और 1 मेजर, इनमें से मैंने आपको डेट वाइज बता दिया कि ये सब चीजें हमारे पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछी गई है। तो एजी केमिस्ट्री का बच्चों मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आप अपने घर पर बैठकर चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। कम भी आ रहे हैं तो निराशाजनक वाली बात नहीं है। अभी आपने पेपर दिया है, चेकिंग अभी बाकी है। और निशान के अंदर जो टेस्ट सीरीज होती है बच्चों, उसमें से लगभग सारा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, 10वीं 8वीं सभी के अंदर। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निशान क्लासेस में जोड़ें। बढ़िया भविष्य को बढ़िया बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए सभी क्लासेस के हमारे एडमिशन शुरू हो गए हैं, इसी आशा के साथ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।